रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ वाटर, है ना, रिएक्शन विथ ऑफ हैलोजन विथ वाटर। अभी हमने कल ही सीखा था कि फ्लोरीन इज मोस्ट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। यानी इस दिशा में ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, है ना। फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज करता है। तो अगर मैंने वाटर की रिएक्शन फ्लोरीन से कराई तो यहां पे मिलता है हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड, क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सी ऑक्सीजन यहां पे -2 है और यहां पे क्या हो गया 0, मतलब फ्लोरीन ने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दिया। ये रिएक्शन, गॉट इट, क्योंकि एंड फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव। आपको मालूम होना चाहिए इस दिशा में रिएक्टिविटी भी डिक्रीजेस ना, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि फ्लोरीन बहुत ही फास्टली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, एकदम से एक्सप्लोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, राइट। अगर मैं H2O की रिएक्शन X2 से कराता हूं, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो बेसिकली यहां पे तो आपका पहला HX बनेगा प्लस HOX बनेगा, ये कैच है, ये याद रखना, HX प्लस HOX। जैसे यहां पे हैलोजन वॉज 0, यहां पे हैलोजन हो गया -1 और यहां पे +1, तो ये फिर से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पे जो भी काम किया ना ऑक्सीजन ने काम किया है। सिंपल है, ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। जैसे मैं बात करूं H2O रिएक्टिंग विथ Cl2, तो यहां पे बनेगा HCl प्लस HOCl, HOCl, HCl बनता है, HOCl बनता है, चेक कर बुक में, HOCl, हाँ HOCl ही बनता है। तो यहां पे बनेगा, इसको बोलते हैं अपन हाइपोक्लोरस एसिड। दोनों सेम, HCl और HOCl दोनों सेम है, लिखने का तरीका क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। मिला क्या, HOCl ही बनता है ना, हाइपोक्लोरस एसिड। अगर मैंने वाटर की रिएक्शन ब्रोमीन से कराई तो यहां भी मिलता है HBr प्लस HOBr, मतलब क्या, हाइपोब्रोमस एसिड। तो ये बन गया हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड। और मैंने H2O की रिएक्शन आयोडीन से कराई तो रिएक्शन होती ही नहीं, क्योंकि आयोडीन इज नॉट दैट मच रिएक्टिव। अगर करना ही है तो आप वही करोगे, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस HOI। अब यहां पे एक बात समझना है, ये जो हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड या हाइपो आयोडस एसिड है, ये अनस्टेबल है। मतलब ये जो HOX है, ये जो आपका HOX है, ये बाद में टूट जाता है, मिलता है आपको HX एंड नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन। HOCl टूट जाएगा और आपका क्या बनेगा, यहां पे HOCl टूट, बुक्स बंद रखो, टूट जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा बोला आपका, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यानी एटॉमिक ऑक्सीजन। तो इन शॉर्ट में अगर पूरी रिएक्शन लिखूं तो क्या हुई, HOH प्लस Cl2 विल गिव HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन, एटम है ना वो, और एटॉमिक ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना देगा, ऑक्सीजन गैस। आप एटॉमिक ऑक्सीजन भी ले सकते हो या O2 भी ले सकते हो, बट बेसिकली नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। और आयोडीन इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, इसलिए आपको ये चीज ही नहीं मिलती, है ना।
यानी आपको आयोडीन इज नॉट दैट मच रिएक्टिव कि वो हाइपो आयोडस एसिड बना दे, है ना। आयोडीन इतना रिएक्टिव नहीं है कि वो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब ऑक्सीजन के मतलब ऐसी कुछ हो, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती। गॉट इट? समझे क्या? ये रिएक्शन नहीं होती। यानी सिंपल है, यहां पे आप ऐसे करना चाहोगे तो आपका बाद में क्या बनेगा, HI प्लस O2। देख रहे हो क्या? मैं अभी ये रिएक्शन जो लिखी है मैंने फिर से इनको लिखना चाहूंगा, बट डायरेक्टली लिखना चाहूंगा। अब देखो HCl दैट इज H2O प्लस Cl2 विल गिव, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अभी यहां, HCl प्लस ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है ना मैं कहां से आया हूं, कैसे आया हूं? पहले हाइपोक्लोरस एसिड बना जो बाद में टूट गया टू फॉर्म HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और क्या बना आपका, ऑक्सीजन गैस, राइट। सेम H2O reacts with bromine to form HBr and O2। एंड आपका देखो यहां पे आप ऐसे लिखना चाहोगे H2O प्लस आयोडीन टू की क्या लिखेंगे आप, HI प्लस O2। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती ही नहीं है, अगर हुई तो बहुत कम होती है, 1%, है ना। रिवर्स डायरेक्शन में हो जाती है, मतलब रिएक्शन इज मोर फेवरेबल इन रिवर्स डायरेक्शन। रिएक्शन इज मोर फेवरेबल इन रिवर्स डायरेक्शन। यानी यहां पे देखो ऑक्सीजन ने आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया है, यहां पे आयोडीन वाज -1, एक्सट्रीमली सॉरी जिनको नहीं समझ में आ रहा, और यहां पे 0 है। गॉट इट? तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, सिर्फ याद रख लो H2O प्लस Cl2 HCl प्लस O2, H2O प्लस Br2 HBr प्लस O2। एंड यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बहुत कम होती है, रिवर्स डायरेक्शन में होता है ना। मतलब आपका ऑक्सीजन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीजन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है ना। और सबसे मेन बात समझना है, क्या निकलता है यहां पे, नेसेंट ऑक्सीजन, और बीच में क्या बनता है, हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोब्रोमोस एसिड। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक होता है दैट इज ब्लीचिंग इफेक्ट, ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग मतलब कोई भी कलरफुल मैटर है उसका अगर हम लोग ब्लीचिंग करेंगे तो कलरलेस हो जाता है। जैसे फूल है गुलाब का, राइट, उसको अगर हमने ब्लीचिंग पाउडर में डाल दिया तो मतलब है ना व्हाइट हो जाएगा, मतलब उसका कलर चला जाएगा। या पत्ता है हरा पत्ता, उसको अगर ब्लीचिंग पाउडर में डाल दिया तो वो, समझ में आ रहा है, ब्लीचिंग एक्शन। तो हमको बताना है इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एक्शन किसका है। अगर हम लोग फ्लोरीन को एज अ ब्लीचिंग यूज करेंगे एजेंट तो भैया दुनिया हिल जाएगी, मतलब आग वाग लग जाएगी। फ्लोरीन इज वेरी मच रिएक्टिव, राइट। तो उसके बाद कौन रहेगा आपका, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, जो अच्छे से ब्लीचिंग कर पाएंगे, मतलब कलरफुल मैटर को कलरलेस बना पाएंगे, करेक्ट। बट आयोडीन नहीं कर पाएगा क्योंकि आयोडीन उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो पहली बात याद रखना, हैलोजेंस में भी स्पेसिफिकली क्लोरीन एंड ब्रोमीन shows bleaching action due to their oxidizing nature, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो होता क्या है, जो अपना क्लोरीन गैस है वो मॉइस्चर के साथ मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बनता है HCl प्लस HOCl, राइट, जो कि अनस्टेबल है, जो बाद में थोड़ा सा हीट मिल जाने पे मतलब एटमॉस्फेरिक नॉर्मल टेम्परेचर पे टूट जाता है और आपका क्या बनता है, HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन। और यही नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग करता है, यानी ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन। यानी सिंपल है, आपका कलरफुल मैटर रहा, कलरफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकता हूं मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कलरफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसमें इसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन लगता है और ये बना देता है कलरलेस कंपाउंड। यानी अगर लाल गुलाब है, लाल पत्ता है या कलरफुल कपड़ा है, उसका अगर आपने ब्लीचिंग कर दिया तो भैया वो क्या हो जाएगा, कलरलेस, मतलब उसका कलर चला जाएगा। और कलर क्यों जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन।
और बेस्ट कौन रहेगा? क्लोरीन। ब्रोमीन में नेशनल ऑक्सीजन बहुत कम रिलीज होगा क्योंकि उतने रिएक्टिव नहीं है, आयोडीन में तो रिलीज ही नहीं होगा। गॉट इट? तो फिर से अगर मैं सारांश करूं, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ वाटर, तो याद रखना फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयोडीन इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑन फ्लोरीन ऑन रिएक्शन विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस, ये तो बहुत फटाक से रिएक्शन होती है, मतलब डायरेक्टली ये मिलता है। समझ में आया ना? अभी इनकी बात करेंगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, तो याद रखना सिंपल है, HX प्लस HOX मिलता है, यानी यहाँ पे डिसप्रोपोर्शन होता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है। डिसप्रोपोर्शन का सेपरेट पेज ही बना लेना। फिर यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपरब्रोमोस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड इतना नहीं बनता, ये लगभग ना के बराबर बनता क्योंकि वो इतना रिएक्टिव नहीं है। ये जो है ये है ना बाद में टूट जाता है टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड एंड नेसेंट ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है ना? नेसेंट ऑक्सीजन बाद में कंबाइन होकर O2 बना सकता है, बट नेसेंट ऑक्सीजन फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन अगर किसी कलरफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड के सानिध्य में आ गया तो उसको ब्लीचिंग कर देता है। गॉट इट? द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, या सिंपल हम लोग एकदम परफेक्ट करेंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन ऑन रिएक्टिंग विथ मॉइस्चर, क्या ये क्लियर है? याद रखना प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ले लो स्क्रीनशॉट। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। कितने डिस्प्रोपोर्शन सीखे हमने? फॉस्फोरस विथ NaOH, राइट, देन सल्फर विथ NaOH, राइट, देन हैलोजन विथ NaOH, सब में NaOH है ना, लास्ट में हैलोजन विथ वाटर। हैलोजन विथ NaOH ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से रिएक्शंस का रिएजेंट है बताइए? हैलोजन विथ NaOH ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से रिएक्शंस का रिएजेंट है बताइए? बताइए प्लीज बताइए, मैं नाम लिखना चाहूंगा। ये वाला NaOH नहीं बेटा, प्लस X2, ये कौन से है? आइडोफॉर्म हो गया एक, एग्जैक्टली, होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, वेरी गुड। बाकी लोग एक काम करो, मर जाओ उरुज में, बाप बाप बाप। और बता सकते हो? और बताओ, ये दो तो फेमस रिएक्शंस है, हैलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन। और बताओ, बस ये दो ही है, ठीक है? एटलीस्ट अंजलि को तुरंत क्लिक हुआ, बाकी लोग तो थोड़ा देख रहे थे। चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया ग्रुप नंबर 17 की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म। अभी हम लोग किसके पास मूव करेंगे? ग्रुप 18 को। ग्रुप 18 के पास हम लोग मूव करेंगे। रिवीजन करो बाबू। इस संडे को रखोगे मैं फुल टेस्ट? फिर मंडे को रखता हूं। बोलो, मंडे को रखोगे यहाँ? हाँ एक दिन में होता है PCB। चलो उसी दिन रखता हूं मैं। चलो हो गया, जिस दिन बायो है उसी दिन केमिस्ट्री का फुल टेस्ट रहेगा, साथ में कंबाइंड। 2 घंटे का पेपर हो जाएगा अभी। नहीं 1.5 घंटे का, नहीं 2.5 घंटे का। नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? 2 घंटे का। कैसे 2 घंटे का? 1 घंटा 45 मिनट का, राइट है ना? 3 घंटे रहते। बायो 90 क्वेश्चन रहते, 180 मार्क्स है, तो उसके तो 1 आवर उसके तो 130 हो गए। और केमिस्ट्री की कितने रहेंगे? 130 45, मतलब कितना हो जाएगा? 2 घंटा 15 मिनट क्या? तो 2 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा। योर चॉइस। अब सब केमिस्ट्री मतलब फुल केमिस्ट्री सब नहीं,
सब, ठीक है। इस सैटरडे को पेपर रहेगा कंबाइंड बायोकेमिस्ट्री। जब भी बायो का टेस्ट रहेगा उस दिन केमिस्ट्री टेस्ट रहेगा कंबाइंड, बस मुझे बोल देना। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 18। जेई वाले टेंशन ना लो, जेई वालों तुम टेंशन ना लो। जेई वाले के पास 4 अटेम्प्ट्स हैं, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। और मेन बात है कि यू विल गिवन 90 क्वेश्चंस, 90 से 75 सॉल्व करने, कौन से भी। पेपर कितने मार्क्स का रहेगा? 300 मार्क का ही रहेगा, बट क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 90। उसमें से कौन से भी आप 75 सॉल्व करो, करेक्ट। मतलब 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से आप कौन से भी 25 सॉल्व करो। 5 क्वेश्चन आपका ऑप्शन रहेगा, लेकिन वो सिलेबस कम नहीं करेंगे, सिलेबस कम नहीं करेंगे, राइट। और नीट वालों कुछ कह नहीं सकते। इट मे बी ऑनलाइन, इट मे बी ऑफलाइन, इट मे बी डबल अटेम्प्ट ऑल्सो, कुछ कह नहीं सकते। मैं 90% चांसेस है कि ऑफलाइन ही होगा और जो पुराना पैटर्न था वही पैटर्न से होगा, बट 10% वहां पे भी एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है। इतना मैं बोल सकता हूं, जेई वाले तुम्हारे बहुत बुरे दिन है, बहुत बुरे दिन आ चुके हैं, बहुत बुरे दिन। पहली बात तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ। मैं केमिस्ट्री का कर दूंगा, टेंशन ना लेना। अभी लेक्चर का टाइमिंग बढ़ाने का सोच रहे हैं हम, केमिस्ट्री का कर देंगे, बट तुम्हारा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डेट। मुझे माफ कर देना प्लीज, मैंने मेरे ओर से पूरी कोशिश की, केमिस्ट्री से खत्म कर दूंगा। ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, राइट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वह होते हैं जिनका लास्ट शेल पी, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, मालूम है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वह होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। जैसे मैं बोरॉन की बात करूं, एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2 and 2p1. See, last electron is entering p orbital, so it is p block element. अगर मैं बात करूं कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, it will be 1s2, 2s2 and this is 2p2. तो अगेन p ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो ये भी आपका p ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो ये भी आपका p ब्लॉक है। अब कोई भी एलिमेंट लीजिए, राइट, यानी सिंपल है। एलिमेंट, ये ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन p ऑर्बिटल, is p block element, clear, is p block element। तो इस हिसाब से जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, इसलिए s ब्लॉक में होना चाहिए। बट ड्यू टू इट्स सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी विथ इनर्ट गैसेस, इट इज केप्ट इन, बोलो कि आपका 0 ग्रुप या 18th ग्रुप। तो क्वेश्चन आता है कि भैया बताइए हीलियम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कौन से ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए? सेकंड ग्रुप। कौन से ब्लॉक को बिलोंग करना चाहिए? s ब्लॉक। बट व्हाई इट इज केप्ट इन p ब्लॉक? बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी विथ इनर्ट गैसेस। और हीलियम का क्या पूरा है? डुप्लेट पूरा है, करेक्ट। ये भी एक एक्सेप्शन हो गया, है ना। अभी बात करेंगे नेक्स्ट हम उनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या रहेगा भाई? NS2 NP6। बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, दैट विल बी 0। रिएक्ट ही नहीं करते ना, एक्सेप्शंस आर देयर बट रिएक्ट ही नहीं करते, गॉट इट। उसके बाद बात करेंगे उनके ऑकरेंस की। तो बेसिकली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। 99 हो गए क्या? हो गए ना। तो बाकी जो बके जो 1% है वो कौन है? इनर्ट गैसेस। किसमें? एटमॉस्फेयर में। इनर्ट गैसेस, समझ में आया? सारे गैसेस है, बताने की जरूरत नहीं है। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है,
रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव, ठीक है ना, मतलब ये इसके कारण कैंसर विंसर हो सकता है ना। सर दूसरी बात है, अगर बात करेंगे हीलियम एंड नियॉन आर फाउंड इन रेडियो एक्टिव minerals like pitch blend, नाम है पिच ब्लेंड एंड मोनोजॉइट, मोना के मोनाजाइट। तो हीलियम एंड नियॉन किस में पाए जाते हैं बोलो आपके, रेडियोएक्टिव मिनरल, दैट इज पिच ब्लेंड एंड मोनाजाइट, रटना है, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये हो गया उनके ऑकरेंस की बात खत्म, समझ में आ गया। अभी हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स की, तो पहला है एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट। अपने अपने पीरियड में सबसे ज्यादा बड़ी रेडियस किसकी होती है, इनर्ट गैसेस की। समझ में आया क्या बाबू? क्योंकि इनर्ट गैसेस की हम लोग वंडर वाल्स रेडियस मेजर करते हैं और वंडर वाल्स रेडियस बड़ी होती है। जिनको नहीं मालूम, गो एंड वॉच स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, या केमिकल बॉन्डिंग। देखो भाई, ये इनमें कोवलेंट बॉन्ड बना है, इसका जो आधा रहेगा दैट इज कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट बॉन्ड का आधा कोवलेंट रेडियस, करेक्ट। आप देखो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, ये ऐसा चिपके होते हैं वो। आयोनिक रेडियस तुमको मालूम है यार, Na+ का Cl- का आयोनिक रेडियस क्या तुमको मालूम होना चाहिए। आयोनिक रेडियस मतलब सिंपल है, Na है, ऐसा है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आयोनिक रेडियस बनती है। देखो ऐसा है भाई, ये प्लस है तो सेंटर टू द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन आयन इज कॉल्ड एज आयोनिक रेडियस, ये कैटायनिक रेडियस बना लिया, राइट। वंडर वाल्स रेडियस क्या होता है, ये देखो ऐसा है, मान लो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, राइट। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ आएंगे ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक मिनिमम डिस्टेंस जो होगा उतना वो करीब आ पाएंगे, उसके आगे नहीं पाएंगे क्योंकि रिपल्शन शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो मान लो ये मिनिमम डिस्टेंस है, तो यहां से लेके यहां तक इसका जो आधा है वो रहेगा आपका वैन डर वाल्स रेडियस। देख रहे हो, कोवलेंट बॉन्ड में ऐसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, तो इसका आधा कोवलेंट रेडियस है। वैन डर वाल्स रेडियस में ये ओवरलैप थोड़ी हुए है, ये मान लो ये हाइड्रोजन एटम है और ये मान लो हाइड्रोजन एटम है, राइट। H2 समझ में आता है आपको, H2 ये गैस है एंड गैसेस एक साथ आती है ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, H2। तो भैया मान लो ये मिनिमम डिस्टेंस है जो उनका नजदीक आने का डिस्टेंस है मिनिमम, इसका जो आधा रहेगा वो क्या रहेगा, वैन डर वाल्स रेडियस। तो सबसे बड़ी कौन सी होती है बोलो आपकी, वैन डर वाल्स रेडियस। उसके बाद कौन सी होती है आपकी, कोवलेंट रेडियस। और उसके बाद कौन सी होती है बोलो भाई आपकी, पक्का आयोनिक रेडियस। तो छोड़ो, चलो आयोनिक रेडियस को अपन नहीं लाएंगे। मेटेलिक रेडियस का क्या होगा बोलो, सबसे बड़ी होती है वैन डर वाल्स रेडियस, देन मेटेलिक रेडियस, एंड लास्ट में आपका होता है कोवलेंट रेडियस। क्योंकि देखो ये एटम का ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल में ओवरलैप हो गया, और मेटेलिक बॉन्ड में सिर्फ है ना मेटल साइज चिपके होते हैं। आपने सीखा होगा सॉलिड स्टेट में, आई होप आपने देखा होगा, हमने कभी बॉल के अंदर बॉल नहीं लगाया था, हमने बॉल को बॉल से चिपकाया था, राइट। तो ये है, इसका आधा जो रहेगा वो क्या रहेगा, मेटेलिक रेडियस। आप पीरियोडिक टेबल भी जाके देख सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो ये रहा आपका कोवलेंट रेडियस, ये रहा आपका वैन डर वाल्स रेडियस, और ये कौन सा रहा बोलो आपका, मेटेलिक रेडियस। तो ये सीक्वेंस है। तो इनर्ट गैसेस में हम लोग क्या मेजर करते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस। इसलिए भैया उनका रेडियस सबसे बड़ा होता है अपने पीरियड में। जिनको नहीं समझ में याद रख लेना,
हाइड्रोजन बड़ा कि हीलियम बड़ा? हीलियम बड़ा। तो किसकी रेडियस बड़ी? हीलियम की बड़ी, बरोबर। तो ये लास्ट में फ्लोरीन तक तो रेडियस कम होती है, यानी एकदम से इनर्ट गैसेस में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैलोजेंस है उनके मुकाबले किसकी रेडियस ज्यादा होगी? इनर्ट गैसेस की, क्योंकि वहां पे एक तो आप वंडर वाल्स रेडियस मेजर करते हो एक, और दूसरा एकदम से लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन आने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने के कारण ये जो ऑर्बिट है थोड़ा बड़ा हो जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाए। मैं इतना मैंने बोला, तुमने समझ में आया क्या? हाँ, तो मैं लगे तो लिख सकता हूं, मैं क्या लिखूं? मैं समझ गया तुम, एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या रहेगा? हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड। अपने पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनर्ट गैसेस की होगी, क्योंकि भैया फुलफिल स्टेबिलिटी है। सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? नियॉन की। थर्ड पीरियड में आर्गॉन की, करेक्ट। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये समझ में आया? तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईली पॉजिटिव होती है, याद रखना इनकी फुलफिल स्टेबिलिटी है। इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, लेना ही नहीं चाहेंगे ना, तो पहले बोला था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 है क्योंकि लेना ही नहीं चाहते, लेकिन हमने बोला नहीं तुझे लेना ही पड़ेगा, तो हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी? पॉजिटिव। जब अपने आप रिलीज होती है निगेटिव तो हाईली पॉजिटिव, करेक्ट। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, समझ जाना, ये हो गया। उसके बाद रहेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या होगी इनकी? बोलो 0। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? 0, समझे? हाँ, चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई। नेक्स्ट जो है दैट इज वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन साइज। जितनी ज्यादा बड़ी साइज होगी उतना ज्यादा वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, समझ गए? एंड आप बोल सकते हैं इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो पहला फिर इसमें आता है, पहला इसमें लिक्विफिकेशन टेंडेंसी। बोलो क्या हो सकता है? टेंडेंसी। हीलियम छोटा है तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो कम नजदीक आएगा तो बहुत लेटली लिक्विफाई होगा। सबसे पहले कौन लिक्विफाई होगा? आपका रेडॉन, है ना, यानी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, What will happen to their melting point and boiling point? एग्जैक्टली भैया, अगर लिक्विड बनेंगे जितना ज्यादा वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ज्यादा इंटैक्ट रहेंगे, तो एमपीबीपी ज्यादा रहेगा ना, तो भैया इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एमपीबीपी हो गया। तीसरा सोल्यूबिलिटी इन वाटर, क्या होगा? अगेन इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि देखो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। जितना ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल मूवमेंट बनेगा उतनी वहां पे पोलैरिटी आएगी, और जितनी ज्यादा पोलैरिटी रहेगी उतना ज्यादा वो वाटर में सोल्यूबल होगा, क्योंकि लाइक पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर ना, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। तो अगर हम लोग बात करेंगे हीलियम नियॉन होगा, जीनॉन बड़ा है तो बड़े इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट बनेंगे, और बड़े इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट बने तो भैया ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट? सपोज ये आपका न्यूक्लियस है और ये रहा इलेक्ट्रॉन, इस पे प्लस एंड इसका माइनस,
किसी एक पल के लिए ये ऐसे रहेंगे, तो ये ऐसा क्या रहेगा यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट। समझ में आया क्या? अगर दो एटम्स है, मतलब एक गैस से दो एटम, ये है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। लेकिन मान लो मिलियन ट्रिलियन एटम्स में 3-4 एटम्स है जिनका इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ, तो ऐड हो जाएंगे ना भाई। और जितना ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट रहेगा उतनी ज्यादा पोलर नेचर रहेगा, और इसलिए वाटर में सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां पे बड़ा इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट बनेगा, किसमें, ज़ीनॉन में। और हीलियम में कम बनेगा ना, मोर द पोलरिटी मोर इज द सोल्युबिलिटी इन वाटर। गॉट इट? ले लो, हियर वी फिनिश ग्रुप नंबर 18। ले लो, यूजेस बीजेस तुमको देखने हैं भाई, ऐसा है। अभी नेक्स्ट है केमिकल ट्रेंड्स। केमिकल ट्रेंड्स सीखने ना अभी, इनर गैसेस के केमिकल ट्रेंड्स। केमिकल ट्रेंड्स, तो पहले बात, दे आर इनर्ट, दे आर इनर्ट गैसेस ड्यू टू, पहली बात कंप्लीट, बोलो भाई, ऑक्टेट, या हीलियम के केस में डुप्लेट। दूसरा, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गया? दे आर इनर्ट बिकॉज, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तो एक समय ऐसा समझा जाता था कि जो इनर्ट गैसेस है वो सबसे स्टेबल होते हैं पूरे एलिमेंट्स में, वो किसी के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं, तो उनकी केमिकल रिएक्शन हमको सीखने को नहीं मिलेगी। बट जैसे जैसे केमिस्ट्री एडवांस हुई, लोगों को पता चला ये इनर्ट गैसेस भी रिएक्ट करते हैं, राइट? तो हमने को एक ही रिएक्शन सीखनी है, बाद में इनर्ट गैसेस की पूरी केमिस्ट्री सीखनी है। मतलब बहुत सारे रिएक्शंस हैं, और इसी पे पूछते हैं चैप्टर्स में। अगर पी ब्लॉक में क्वेश्चन रिएक्शन पे आ गया तो इनर्ट गैसेस के रिएक्शन पे ही आता है, याद रखना। तो अभी हम लोग सीखेंगे बार्टलेट रिएक्शन। बार्टलेट रिएक्शन, देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम। अब मैंने यहां पे O2 मॉलिक्यूल बोल दिया, O2 मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मुझे O2 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मुझे O2 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको मैं क्या बोलूंगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ O2 मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन किसी से निकालो, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी ना ब्रो। तो O2 मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेटा मेरे पास यहां पे है नहीं, बस समझो। मान लो उसका डेटा है, मान लो कितना, x किलो जूल पर मोल। मतलब भैया O2 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए x किलो जूल पर मोल एनर्जी लग रही है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका नाम है PtCl6, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, PtCl6, सही है, PtCl6, PtCl4, हाँ, PtF6 है, Cl6 भी चल जाता है, PtF6 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये ऑक्सीडेशन करेगा ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग? पहली बात तो फ्लोरीन नाम की चीज है, और ऊपर से ये प्लैटिनम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। इलेक्ट्रॉन का भूखा है ना वो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी रिएक्शन बार्टलेट ने ऑक्सीजन के साथ कराई, और देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसका बन गया O2+, एंड आगे PtCl6, डब्बे में जाओ और इस पे माइनस, समझ में आ रहे ना, FF, ठीक, PtF6, ठीक है।
देखो ऑक्सीजन यहां पे कितना था 0, यहां पे कितना हो गया हाफ, 2 है ना, बट समझ रहे तुम लोग, मतलब ऑक्सीजन गैस गॉट ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट है जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, जिसके नाम पे डेफिनेशन बनी है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया इसने ऑक्सीजन को, राइट। तो ये देखा गया, बार्टलेट ने देखा कि O2 मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 किलो जूल पर मोल है, तो उसने वैसे ही देखा कि जो जीनॉन है, जीनॉन गैस है, राइट, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लगभग O2 मॉलिक्यूल इतनी है। मतलब O2 मॉलिक्यूल से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए संभव लग रही है 100 किलो जूल एनर्जी, राइट, तो जीनॉल है, जीनॉल, इसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लग रही है 101 किलो जूल पर एनर्जी, या मान लो 19, मतलब दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, सेम। अगर दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम है, मतलब उसने सोचा कि रिएक्शन भी दिखा सकता है, क्यों ना करके देखे, तो उसने क्या किया, अगेन आपका PtF6 ले लिया, उसकी रिएक्शन जीनॉन से कराई और सच में रिएक्शन हो गई, इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, Xc प्लस बन गया और वही सीन PtF6 माइनस। दिस इज बार्टलेट रिएक्शन, समझे। तो बार्टलेट ने कैसे सोचा कि जीनॉन रिएक्शन दिखा सकता है, क्योंकि जीनॉन गैस की एंड O2 गैस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम थी एंड ऑक्सीजन गैस को ये ऑक्सीडाइज कर पा रहा था, तो उसने बोला क्यों ना ऐसे करके देखे, तो हो गई, एंड दैट इज बार्टलेट रिएक्शन। फिर उसके बाद लोगों को पता चला ये अगर ये रिएक्शन हो सकती है तो बाकी की हो सकती है, फिर केमिस्ट्री बना दी उन्होंने, गॉट इट। ये बार्टलेट रिएक्शन है ना, जैसे हमने सीखा था एक समय लोग समझते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाना पॉसिबल नहीं है, बट गलती से यूरिया को हिट करके उन्होंने बना, अमोनियम साइनेट को हिट करके यूरिया बना दिया, उसके बाद देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बन गई। दिस इज द सेम थिंग। तो यहां पे इनर्ट गैसेस की केमिस्ट्री खत्म होती है, कंपाउंड्स बाद में, है ना। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एंड ब्ला ब्ला गैस रिएक्ट्स विथ हेक्साफ्लोरोप्लैटिनम टू फॉर्म ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज दैट ब्ला ब्ला गैस, ऐसे बन सकता है ना, ठीक है। हियर वी फिनिश क्या बोलते हैं ग्रुप 15, 16, 17, 18। नाउ हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को जिसमें कोई रिलेशन नहीं है अभी, राइट। हाँ, ले लिया इसका फोटो। अब देखो यहां पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हमने सीखा किसी भी ग्रुप में कितने एलिमेंट, क्या है, कौन से एलिमेंट्स है उनके बारे में, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसके बारे में, उनका ऑकरेंस कैसा है उसके बारे में। देन हमने स्टार्ट किए उनके पीरियोडिक ट्रेंड्स में, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, है ना, ये सब पीरियोडिक ट्रेंड्स में थे। देन वी आर स्टार्टेड विद देयर केमिकल ट्रेंड्स, है ना, रिएक्शन विद बोलो कि आपका एयर, ऑक्सी एसिड्स, अल्कली, हाइड्रोजन, आगे बोलो, मेटल, नॉन मेटल, वाटर, हैलोजेंस, ऐसे हमने सबको सीख लिया, राइट। अभी इनको सबको सीखने के बाद हम सीखने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18, 13, 14। अभी बहुत बड़ी केमिस्ट्री आने वाली है, क्योंकि अभी यहां पे रिलेट नहीं कर पाओगे, पहले बोल रहा हूं, अभी यहां पे शुरू होगा नाइटमेयर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी तक तो आपको जुड़ा, ऐसे लग रहा है चीजें जुड़ी हुई है, और आपको इतना याद करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा। और देखो केमिकल रिएक्शंस को लिख के ही याद करना पड़ेगा, मतलब मैंने समझा तो दी है, आप अपने समझ भी ली है, बट उसको एग्जाम के समय पे टिक करने के लिए आप उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, जैसे ऑर्गेनिक इज वोलेटाइल, वैसे इनऑर्गेनिक इज ऑल्सो वोलेटाइल।
रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता। मैं ना ये जो अभी सिखा रहा हूं इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उसमें भी मैं एक रूल बनाऊंगा, उसको हम लोग फॉलो करेंगे ताकि सीखने में आसानी हो। बट मैं इतना बोल सकता हूं, मैं सब कुछ बताऊंगा, बट आपको याद रहेगा इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपने बुक को पढ़ा और बार बार रिवाइज किया तो आपको याद रहेगा। पी ब्लॉक को कम से कम 7 से 8 बार रिवाइज करना पड़ेगा, और एग्जाम के 1 महीने पहले, एग्जाम के 10 दिन पहले पी ब्लॉक 11 को, डी ब्लॉक 11 को, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, हाइड्रोजन को, एस ब्लॉक को 2 बार रिवीजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 बार रिवीजन देना पड़ेगा, और फिजिकल को 1 बार रिवीजन देना पड़ेगा। तो उस समय आप एनसीईआरटी की मदद से नहीं दे सकते। अगर मुझे पूरे ऑर्गेनिक की शीट बनानी थी, हार्डली मैंने 4 चैप्टर्स है तो 4 चैप्टर्स के 4 पेजेस बनेंगे, ये फैक्ट है, मैं बना के दिखा सकता हूँ। 4 चैप्टर के 4 पेजेस बनेंगे, रिएक्शन सारी आ जाएंगी, कॉमन रिएक्शन से बार बार रिपीट होती है रिएक्शंस, है ना। तो 4 चैप्टर के 4 रिएक्शंस बनेगी, है ना बाबू। लेकिन इसका ऐसा नहीं है इनऑर्गेनिक का, कॉमन रिएक्शन तो एक साइड पे हो जाएगी, बट कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको याद रखना पड़ेगी। याद रखना, सारी रिएक्शंस आपको याद नहीं रखनी है, तो कौन सी याद रखनी है वो पता करने के लिए आपको आपका टारगेट का बुक सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप नंबर 15। Important compounds of group 15. Important compounds of group 15। याद रखना, ग्रुप 15 में बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, तो उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड सीखना है। तो यहां पे अपने एलिमेंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। याद रखना, तुम नसीब वाले हो कि तुम्हारे समय में एनटीए वाले आ गए, तो सिर्फ तुमको नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के कंपाउंड सीखने हैं। अगर तुम एडवांस में जाते तो आपको आर्सेनिक एंड एंटीमनी के भी कंपाउंड सिखाते थे, हम उसके भी कंपाउंड सिखाते थे और सब कुछ सिखाते थे। बट नसीब तुम्हारा कि एनटीए वाले आ गए, इसलिए तुम लोग बच गए, लेकिन हम लोग सीखने वाले हैं। हाँ, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो पहले हम लोग नाइट्रोजन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड सीखेंगे। तो पहले हमको सीखना है N2 के बारे में, देन हमको सीखना है अमोनिया के बारे में, देन हमने सीखना है नाइट्रिक एसिड के बारे में, देन हमने सीखना है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्साइड्स बरोबर ना। फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, राइट। और एक एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। 2 ही तो है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। बाद में एक सेपरेट बना लेंगे, नाइट्रस एसिड NaCN2 सीख चुके हम लोग, राइट। तो इतना हमको सीखना है। सेम हमको फास्फोरस का भी सीखना है ना, तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड को सीखने से पहले हम उसका स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, हो गया। उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस। प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, राइट। तो पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डाइनाइट्रोजन, दैट इज N2, है ना। तो उसका स्टार्ट करेंगे पहला प्रिपरेशन। तो कैसे बना जाता है? बाय कंडेंसेशन ऑफ एयर, बाय कंडेंसेशन, क्या हो गया, क्या बोलूं, बाय कंडेंसेशन ऑफ एयर, बाय कंडेंसेशन ऑफ एयर। मतलब जो हवा है ना, उसको अपन है ना ऐसे वैक्यूम पंप, बीकिंग पंप की मदद से सिलेंडर में भर लेते, और जो हवा भरी उसको फिर अपन कंडेंस करते। कंडेंस कर लिया, और कंडेंस करने में उसमें सारी गैसेस आ गई, तो हमको बॉइलिंग पॉइंट्स मालूम है, कहाँ गया डेटा। तो इसमें जो नाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 77 केल्विन रफली, एंड ऑक्सीजन जो है उसका बॉइलिंग कितना है, 90 केल्विन, राइट। तो अपन उसको हीट करना शुरू कर देते, और जैसे ही टेम्परेचर 77 केल्विन के आसपास जाएगा, कौन सी गैस लिबरेट होना शुरू हो जाएगी, नाइट्रोजन। तो आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा।
एटमॉस, देखो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, कौन ध्यान दे रहा है, कोई नहीं ध्यान दे रहा है, मैं सिर्फ पढ़ाने का काम कर रहा हूं क्योंकि सिलेबस खत्म करना है। आप एयर जो है उसको आप कंडेंस करते हो, मतलब आपके पास एयर का भी लिक्विड बन गया, लिक्विड एयर बन गई। उसके बाद आप उसका डिस्टिलेशन करते हो, मतलब आप हीट करते हो, और जैसे टेम्परेचर 77 केल्विन जाएगा आपका नाइट्रोजन लिबरेट हो रहा है, उसको निकाल लेते हो साइड पे। गॉट इट। बट यहाँ पे जो आपको नाइट्रोजन गैस मिलती है वो प्योर नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत उसमें ऑक्सीजन भी होता है एंड थोड़ा बहुत अदर गैसेस भी होते हैं। तो याद रखना, N2 obtained by this method is not pure because it contains क्या, small amount of oxygen and other gases ये क्लियर हो गया। तो पहला था बाय कंडेंसेशन ऑफ एयर। ओके, नेक्स्ट है लेबोरेटरी मेथड। ये कमर्शियल मेथड है, मतलब कमर्शियल नाइट्रोजन ऐसे ही बनाई जाती है। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज लेबोरेटरी मेथड। यार सबसे मेन बात क्या होती है मालूम है क्या, अगर आप बोलते ना कि सर हम स्टेट बोर्ड वाली बैच हम लोग सीईटी वाली बैच है, तो अपन टेंशन नहीं लेते। उधर देखो अपन सिर्फ ज़्यादा 30 मिनट पढ़ाते, वो भी धीरे धीरे पढ़ाते, और क्रिकेट खेलते हम लोग, टेंशन नहीं लेते। और वहाँ पे बच्चे लेक्चर करे नहीं करे हम टेंशन नहीं लेते। वहाँ पे बच्चे पीछे कुछ बच्चे बैठते हैं, बोलते सर हमको टिफिन खाना है, बोलो खाओ, टेंशन नहीं लेते, क्योंकि हमको मालूम है ये बच्चे सीरियस नहीं है, और हमको मालूम है एट द एंड वो कॉपी करके ही पास होने वाले, एट द एंड उनके परसेंटेज आपसे बेहतर होने वाले। इतना मुझे मालूम है क्लास 12th में, है ना, हमको वाला हम टेंशन नहीं लेते। बट जब हम लोग बात कर लेते जेई और नीट एस्पायरेंट के, तो हम लोग थोड़ा सीरियस हो जाते, क्योंकि वी आर हियर ओनली बिकॉज यू कम हियर टू लर्न जेई एंड नीट। स्टेट बोर्ड के लिए थोड़ी आते तुम लोग हमारे पास, इसलिए हम लोग सीरियस हो जाते। एक बार तुम सीटी के बैच में आप आओगे ना कभी, आपको समझ में आएगा अरे सर ऐसा कैसा है, एकदम चिल है, एकदम लाइफ एकदम चिल है। अब देख हम रोज खेलते रहते, टेंशन नहीं रहता, समझेगा। हाँ, उनको मैं कभी नहीं डांटता, कभी भी नहीं। होमवर्क करके आया नहीं आया तो कोई बात नहीं, कभी नहीं डांटता उनको मैं एकदम। लेकिन तुम हो इसलिए तुमको डांटते हैं, तुमको बोलते, तुम पे गुस्सा करते हैं, क्योंकि हम आपकी फिक्र करते हैं, क्योंकि आपने पैसे भरे हुए है ना। हमको हरामखोरी का पैसा नहीं चाहिए, मतलब आएंगे बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, उसका क्या फायदा। तो लेबोरेटरी मेथड यानी भाई लैब में कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे कोई लॉजिक की चीज है नहीं, बट फिर भी मैं लॉजिक घुसेड़ने की कोशिश करूंगा। तो पहला है ना, अपन लेते हैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अपन NaNO2 के साथ कराते हैं। कौन है साक्षी, सोडियम नाइट्राइट कि नाइट्रेट? नाइट्राइट, क्योंकि यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब सिंपल लैब में कैसे बनाया जाएगा, अमोनियम क्लोराइड डाला जाएगा बीकर में, ऊपर से सोडियम नाइट्राइट डाला जाएगा, और भैया इनको हीट किया जाएगा। जैसे हीट करेंगे तो आपको मालूम है क्या बना रहे हो, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस तो बनने ही वाला है, बन गया। अभी देखो Na है, Cl है, NaCl, और भैया HNO का काम बच गया ना, तो क्या बन गया, वाटर। गॉट इट, बैलेंस करना आपको आ गया, समझ में आ गया। इन दिस वे यू कैन प्रोड्यूस नाइट्रोजन इन लेबोरेटरी। या दूसरा तरीका यह है, आपने ले लिया अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 2Cr2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट। आप देखो ध्यान से, आपने सुना होगा ऐसे K2Cr2O7, ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। K+1+1 +2 ना, तो इसको हटा देंगे तो इस पे पूरा चार्ज कौन सा है, -2। ये क्रोमेट एनायन है, तो अमोनियम पे +1 होता है बच्चा, इसको 2 बार, तो अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको आप हीट करोगे, राइट। क्या बना रहे हो, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो बनने ही वाला है, साथ में Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड बनेगा, क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 बनेगा। H बाकी ना, तो भैया क्या बनेगा, वाटर, H2। बात समझ आ रही है, ये मेथड है। दूसरी बात, अगर आपने अमोनिया की रिएक्शन किससे, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl
ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आपको मैं ना एक टास्क दे रहा हूं, CaOCl2, ये फॉर्मूला सही है कि CaOCl ट्वाइस, ये फॉर्मूला सही है ब्लीचिंग पाउडर का, ये चेक करके लेके आने का। और मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया भी था कि यहां पे एक क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, दूसरे क्लोरीन का अलग अलग है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। तो ये सही है कि ये सही है, आपको जाके चेक करके लेके आना है। चेक करके क्या हो, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ाए थे, बट ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, राइट? ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, देखो फिर से क्या बनेगा, यहां पे N2 बनता ही है, कैल्शियम में क्लोरीन है तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस H2O। गॉट इट? ये 3 मेथड, इसमें कोई लॉजिक नहीं था, बट फिर भी मैंने समझाने की कोशिश की है। अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइट, याद रखना, आपको याद नहीं रहेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट आप लिख सकते हो अगर आपके पास रिएक्टेंट है तो, इसका भी लिख सकते हो और इसका भी आप लिख सकते हो, राइट? बस आपको याद होना चाहिए एक इन समय पे। नेक्स्ट है, अगर आपने अमोनिया की रिएक्शन क्यूप्रिक ऑक्साइड से किया रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, मतलब ये इसको रिड्यूस करेगा ना, इसका बन जाता है कॉपर प्लस N2 प्लस H2O। फिर से देखो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई, देखो भाई यहां पे +2 था और यहां पे कितना हो गया 0, तो इसने रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया। ये 4 रिएक्शंस है और इन चारों रिएक्शंस में आपका N2 मिलता है, बट आपको चारों रिएक्शंस में प्योर N2 नहीं मिलता है, क्योंकि साली ये बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, अब एकदम प्योर N2 चाहिए, तो याद रखना प्योर N2 is produced from metal azides। जैसे मैंने लिया NaN3, इसका नाम है सोडियम अजाइड, ये Na प्लस N3 माइनस, तो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया, -1/3, है ना? हमने सीखा था सोडियम अजाइड, पोटेशियम अजाइड, कहां सीखा था बताइए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। याद करो कौन सी रिएक्शन में सीखा था बताइए? करेक्ट, कर्टियस रिएजेंट में सीखा था, कर्टियस रिएजेंट में सीखा था ना, कर्टियस रिएजेंट में सीखा था सोडियम अजाइड। समझ में आ रहा है क्या? ये इसका सोडियम अजाइड ले लिया आपने, इसको हीट किया, प्योर नाइट्रोजन मिलता है क्योंकि सोडियम निकल गया और नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो गया। अगर आपने बेरियम अजाइड लिया, Ba2 प्लस N3 माइनस 1 होता है, तो क्या रहेगा, BaN3 ट्वाइस, बेरियम अजाइड। इसको अगर आपने हीट किया तो आपका बनेगा बेरियम एंड नाइट्रोजन गैस इज लिबरेटेड। जिसको 4 बार पूछा गया है, प्योर N2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ N2, समझ में आ गया? अभी स्टार्ट करेंगे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2। हाँ रुको, N2 खत्म करना है मेरे को, रुको। हाँ कौन थे, क्या बोले बच्चा? हाँ दोनों भी करेक्ट है, करेक्ट मेरा बच्चा, दोनों भी करेक्ट। गूगल बाबा की जय हो। ठीक, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। घर पे जाके मैंने इसलिए बोला था घर पे जाके देखो। अभी हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसे बोलोगे? नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओडरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस गैस, ओडरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस गैस, नॉन टॉक्सिक गैस, नॉन टॉक्सिक गैस, नाइट्रोजन गैस टॉक्सिक नहीं है, लाइटर देन एयर, इसलिए नाइट्रोजन उड़ जाती है ना, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। समझ में आ रहा है क्या? समझिए क्या भाई? हाँ, दिस इज दी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। बाकी कल सीखेंगे। थैंक यू।